हेलो फ्रेंड्स, अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन है और मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक, जिसका टाइटल है हमारा पर्यावरण, अवर इन्वायरमेंट। अभी तक इसमें हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। और जिसने भी ये लेक्चर हमारे नहीं देखे हैं वो लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल अकेडमी पर जाकर इन लेक्चरों को देख सकते। अब हम जो लेक्चर कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 6, जिसका टाइटल है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया, उष्ण कटिबंधीय एवं उपास्त प्रदेश। इसमें हम देखेंगे कि जो मानव का पर्यावरण के साथ अंदर संबंध है उसको हम देखेंगे किन क्षेत्रों में, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। और हम ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पढ़ेंगे, ये कहां पर अवस्थित हैं, इनकी क्लाइमेट कैसा है, इनका वेजिटेशन कैसा है, वहां पर वनस्पति कैसी है और वहां पर रहने वाले लोगों का लाइफ स्टाइल कैसा है। ओके, जो हमारे ये प्राकृतिक प्रदेश होते हैं ये ट्रॉपिकल हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन है। 8, 9 और 10 की एनसीईआरटी में विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में हम सीखेंगे, पढ़ेंगे आगे जाके। जो हमारा चैप्टर 6 है इसमें हम देखते हैं अमेजन बेसिन में जीवन, लाइफ इन द अमेजन बेसिन। कि जो हमारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है हमने आपको पहले बता चुके हैं हम कि ये जो हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी के बीचों बीच भाग से हम एक मध्य रेखा खींच रहे हैं। ये कितना अच्छा है इसका 0 डिग्री, और इसे हम क्या कह रहे हैं, भूमध्य रेखा कह रहे हैं। फिर हम उत्तरी गोलार्ध में एक और रेखा खींचते हैं, ये कितना अक्षांश पे है, 23.5 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में खींच रहे हैं तो ये हमारा क्या है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और दक्षिणी गोलार्ध में एक रेखा खींच रहे हैं 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सॉरी। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है इसको हम कर्क रेखा कह रहे हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम क्या कह रहे हैं, मकर रेखा कह रहे हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के मध्य भाग को हम क्या कह रहे हैं, उष्ण कटिबंध कह रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन कह रहे हैं। 23.5 डिग्री से उत्तरी अक्षांश से लेकर 66.5 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश तक जो फैला हुआ है उस क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन कह रहे हैं, सब ट्रॉपिकल। कि क्या बोलते हैं, जो हमारा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश है वो कर्क और मकर रेखा के मध्य स्थित है। फिर हम आपको थोड़ा और समझाते हैं इसमें। ये हमारा क्या है, पृथ्वी है हमारी। अभी हमने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के बारे में बताया। अब हम, ये हमारी क्या है, 0 डिग्री लाइन है, इक्वेटर लाइन है, और इसके थोड़ा ऊपर हम क्या खींच रहे हैं, एक काल्पनिक रेखा और खींचते हैं। ये क्या है, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और इधर दक्षिणी गोलार्ध में हम खींच रहे हैं 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो इनके मध्य वाले भाग को, ये हमारा जो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक जो हमारा अक्षांश है, इसके मध्य भाग को हम क्या कह रहे हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश कह रहे हैं, इक्वेटोरियल रीजन कह रहे हैं, विषुवृत्त रेखीय प्रदेश कह रहे हैं। अब इसकी विशेषता के बारे में हम बात करते हैं कि यहाँ पर जब क्या होता है, सन वर्ष भर क्या होता है, ठीक लंबवत चमकता है, किरणें लंबवत रहती हैं। तो इसके कारण क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण यहाँ का जो औसत वार्षिक तापांतर है वो कम रहता है। औसत वार्षिक तापांतर कम होने का कारण क्या है कि वहां पर जो दिन और रात की अवधि है वो एक समान रहती है। दिन और रात बराबर होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे की रातें होती हैं। और तापमान अधिक होने के कारण जो यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन होता है वो काफी अधिक होता है। वाष्पोत्सर्जन होने के कारण यहाँ पर रेनफॉल अधिक रहता है। तो जो हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ये हमारा अमेजन नदी का बेसिन क्षेत्र है। बेसिन क्षेत्र किसे कह रहे हैं, बेसिन या फिर जल संग्रहण क्षेत्र, जो कि अमेजन की सहायक नदियों द्वारा, ये क्या है, ये देखिए आप, ये सहायक नदियां हैं और ये पूरा अमेजन बेसिन का क्षेत्र है। और ये विश्व की सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है। दुनिया की सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सी नदी का है, अमेजन नदी का है। ओके, अब ये नदी क्या है, हमने आपको पहले पढ़ा चुके हैं हम कि साउथ अमेरिका में जो हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, ये वाला वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। वो कौन सी है, एंडीज है। और एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं से हमारी कौन सी नदी निकल रही है, अमेजन नदी निकल रही है। और ये अमेजन नदी निकलकर पूरब में कहां पर जा रही है, अटलांटिक ओशियन में गिर रही है। तो यहाँ पर एक शहर पड़ता है इसके तट पर, ये शहर आप याद रखना, इसके मुहाने पे पड़ता है, मकापा शहर। बीच में यहाँ पर ये पड़ रहा है कि कौन सा शहर है, मानस। 1000 से ज्यादा प्रमुख सहायक नदियां हैं। ये हमारी अमेजन नदी है।
और ये अमेजन नदी पश्चिम से पूर्वी भाग तक बहकर कहाँ जा रही है? अटलांटिक ओशियन में गिर रही है। तो बहुत से अपसादों को लाकर ये यहाँ पर जमा करती है। जब जमा कर रही है तो यहाँ पर कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होता है? यहाँ डेल्टा बनाती है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। और जब कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, किसी अन्य जल राशि से मिलती है, तो उस नदी का उसे क्या कहते हैं? मुहाना कहते हैं। तो यहाँ पर इस नदी का, अमेजन नदी का माउथ कहाँ पर होगा? इस जगह होगा माउथ। ओके, तो ये क्या है? नदी है, और ये अटलांटिक ओशियन कौन सी है? अन्य जल राशि है, यहाँ पर मिल रही है, तो इसका ये क्या हुआ? माउथ हो गया। तो इसे, इस नदी का मुहाना कहते हैं। अब आप इस चित्र में देख रहे हैं ये कितनी हजारों से ज्यादा सहायक नदियां हैं अमेजन नदी की। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर क्या कर रही हैं? बेसिन का निर्माण करती हैं। क्लियर? और ये जो इसका विस्तार क्षेत्र है, ये आप अभी देखेंगे। ब्राजील का कुछ भाग है, यहाँ पर ब्राजील के कुछ भाग में अववाहित होती है, पेरू के कुछ भाग में अववाहित हो रही है, इक्वाडोर में बहती है, कोलंबिया में, बोलीविया में, ये कुछ भाग में प्रभावित होती है ये। अब इसमें देख रहे हैं हम, ब्राजील के कुछ भाग में प्रभावित होती है, पेरू का कुछ भाग है, बोलीविया, इक्वाडोर है, कोलंबिया, वेनेजुएला में ये इसका अमेजन नदी का विस्तारण है। यहाँ के क्षेत्र में जलवायु को देखेंगे कि यहाँ की किस प्रकार की जलवायु है। तो जलवायु में हम देखते हैं कि जो इसकी स्थिति है वो भूमध्य रेखा के पास है, और भूमध्य रेखा के पास होने के कारण यहाँ पर क्या होता है? टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर वर्ष भर अधिक रहता है और एक समान रहता है। द क्लाइमेट इज हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द एयर। तो पूरे वर्ष यहाँ पर गर्म एंड नम जलवायु रहती है। गर्म और नम जलवायु क्या होती है? ये जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक होती है। टेम्परेचर अधिक होने के कारण वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी अधिक होती है, एवेपोरेशन अधिक होता है, और एवेपोरेशन के कारण, अधिक होने के कारण यहाँ पर रेनफॉल भी अधिक होता है। अब दिन का तापमान क्या होता है? यहाँ पर दिन के समय तो क्या है? तापमान उच्च रहता है, ठीक है, तापमान उच्च रहता है और ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है। बट रात में क्या होता है? रात में टेम्परेचर तो गिरेगा, तापमान तो कम रहता है, बट ह्यूमिडिटी बनी रहती है, ह्यूमिडिटी अधिक बनी रहती है। ओके, और बिना किसी पूर्व सूचना के यहाँ प्रतिदिन वर्षा होती है। और वर्षा, जो वर्षा का काल होता है वो अल्पकालिक होता है, बहुत कम समय के लिए वर्षा होती है, और तड़ित झंझा के साथ यहाँ पर वर्षा होती है इस क्षेत्र में। अब हम वर्षा वनों के बारे में देखेंगे, यहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में, कि इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण क्या होता है? यहाँ की भूमि पर बहुत सघन वन उग जाते हैं। इस चित्र में देखिए, इस चित्र में आप देखेंगे कि ये वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, और जिसके कारण सूर्य की किरणें क्या हो रही हैं? धरातल तक नहीं पहुंच पा रही है। तो सूर्य का प्रकाश जमीन तक नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ पर वही वनस्पति पनप सकते हैं जिसमें क्या है? छाया में बढ़ने की क्षमता हो। तो इसमें कुछ परजीवी के रूप में यहाँ पर प्लांट्स हैं हमारे, आर्काइड हैं एवं ब्रोमेलॉइड हैं। तो ये क्या है? पैरासाइटिक प्लांट्स हैं, जो कि छाया में बढ़ने की इनमें क्षमता होती है, वो इस प्रदेश में पाए जाते हैं वर्षा वनों में। अब यहाँ पर होता क्या है? यहाँ के जो वृक्ष हैं वो क्या होते हैं? वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएं आपको अभी दिखाई दी, झाड़ियां दिखाई दी, तो घास एवं जंगली फूल आदि उगते रहते हैं। तो ये लताएं वृक्षों को आपस में इतने घने होते हैं, इतने सघन होते हैं, इतनी बुरी तरह से लपेटे हुई होती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी इसमें घुस नहीं पाएगा। तो वहां पर ये हमारे टाइगर्स हैं, लॉयंस हैं, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं इसी कारण। तो यहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाएंगे? विषुवत रेखीय प्रदेश में होता क्या है? बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। तो सघन वन होने के कारण यहाँ पर क्या है? किस तरह के रेप्टाइल्स पाए जाते हैं? सरीसृप पाए जाएंगे, स्नेक्स पाए जाएंगे, हमारे एनोकोंडा पाए जाते हैं, मगरमच्छ पाएंगे, जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं वो सब यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में क्या होता है? ये यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा होने के कारण कौन से वन पाए जाते हैं? यहाँ पर क्या है? सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार वन यहाँ की प्रमुख विशेषता है, और ये जो वन होते हैं वो सदैव हरे भरे रहते हैं, और इतने घने व ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाती हैं। और यहाँ के पेड़ों पर रहने वाले जो पक्षी हैं, टूकन हैं, हमारे गुंजन पक्षी हैं, रंगीन पक्षी हैं, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब हम देखते हैं, हम चलते हैं वर्षा वन के निवासियों के बारे में पढ़ेंगे, जो रेन फॉरेस्ट में हमारे निवासी हैं उनके बारे में देखेंगे। अब होता क्या है कि जो यहाँ के लोग होते हैं वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? जंगल है हमारे, जंगलों के वनों को काटकर क्या कर रहे हैं? अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं उस पर। और फसलें कौन उगाती हैं? वो यहाँ की महिलाएं करती हैं, उनका काम फसलें उगाने का काम। मेल्स क्या करते हैं? मेल्स क्या कर रहे हैं? हंटिंग कर रहे हैं, शिकार करते हैं।
तो यहाँ की जो महिलाएं हैं वो फसलों पर का ध्यान देती हैं। और कौन सी मुख्यतः फसलें ये उगाते हैं? टोपियोका है, टोपियोका, अनन्नास, शकरकंद, ये फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि यहाँ के जो वर्षा वन के निवासी हैं वो क्या करते थे? कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते थे। शेयरिंग एंड कंब्यूशन यूज द एग्रीकल्चर सिस्टम। अब ये कर्तन एवं दहन की जो पद्धति होती है वो किस प्रकार की पद्धति होती है उसे देखते हैं। इस पद्धति में किसान लोग क्या करते हैं? पहले वृक्षों, जो हमारा ये सिस्टम है इसमें किसान क्या करते हैं? पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर क्या कर रहे हैं? भूमि को सफा कर रहे हैं। ये हमारा क्या है? जंगल है। ये हमारा क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। और फॉरेस्ट एरिया को काट कर जो इस पे झाल झंगड़ियां वगैरह है उसे सबको काट कर हम क्या कर रहे हैं? साफ कर रहे हैं और फिर इसको जला दे रहे हैं। तो इसके जो पोषक तत्व हैं वो सॉइल में मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक हम क्या कर रहे हैं? फसल पैदा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? खेती कर रहे हैं। तो जमीन के इस टुकड़े के बार बार प्रयोग से मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं वो क्या हो रहा है? पोषक तत्वों की कमी हो रही है। तो पोषक तत्वों की कमी होने के कारण इस टुकड़े को हम क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। अब ये 3-4 साल बाद क्या हो गया? अनउपजाऊ हो गया। तो फिर हम क्या करने चले गए? दूसरी तरफ चले गए। अब जंगल के इस साइड को हमने पेड़ वगैरह काटे और फिर दोबारा आग लगाई तो पोषक तत्व यहाँ पर हुए, फिर दोबारा खेती करी। तो इस प्रकार की खेती को हम क्या कह रहे हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन कह रहे हैं, झूम कृषि कह रहे हैं। ये यहाँ पर जो वर्षा वन के निवासी हैं वो इस तरह की शिफ्टिंग कल्टीवेशन का प्रयोग करते हैं यहाँ के किसान। रेन फॉरेस्ट, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो रही है? धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। और प्रतिवर्ष हो क्या रहा है? जो हमारा अमेजन बेसिन है उसमें वर्षा वन का बड़ा भाग क्या हो रहा है? लुप्त होता जा रहा है। तो आप धीरे धीरे ये देख रहे हैं ये हमारे क्या है? रेन फॉरेस्ट है, अमेजन बेसिन के जंगल से, और धीरे धीरे ये क्या हो रहे हैं? लुप्त होते जा रहे हैं। और लुप्त होने के कारण क्या हो रहा है? इसका बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है हमारी पृथ्वी पर। जो वर्षा के कारण जो मिट्टी की ऊपरी परत होती है वो बह जाती है, सॉइल इरोड हो जा रही है वहाँ की। तो इससे क्या हो रहा है? भूमि अब हमें मिल रही है जो उपजाऊ थी वो कैसी मिल रही है? बंजर भूमि है। इसी के साथ हमारा जो अमेजन बेसिन में जीवन था वो समाप्त होता है और हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है इसी चैप्टर में, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन, लाइफ इन द गंगास ब्रह्मपुत्रा बेसिन। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा की जो सहायक नदियां हैं वो क्या करती हैं? मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में बेसिन का निर्माण करती हैं। ये क्या है? ये हमारी गंगा नदी का अब्बा क्षेत्र है और ये हमारी ब्रह्मपुत्र नदी का अब्बा क्षेत्र है। तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन क्षेत्र है, इनकी सहायक नदियों का अब्बा क्षेत्र है ये। अब आप देखेंगे इनकी अवस्थिति क्या है? 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य ये स्थित है। और यह जो बेसिन है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, ये कौन से ट्रॉपिकल में आता है? ये इसे उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है। 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यह स्थित होता है। क्लियर? अब हम देखेंगे जो गंगा है, गंगा की सहायक नदियां देखेंगे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना है। और इसके बाएं तट पे, बाएं तट की सहायक नदियों को देखेंगे तो ये कौन कौन सी हैं? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। ये सब कौन सी है? बाएं तट की गंगा की सहायक नदियां हैं। और दाएं तट की सहायक नदियां देखेंगे हम, इसमें सोन आती है। अब आपको ये भी बताना है कि जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ओके, अब ये गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी क्या कर रही हैं? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब हम देखते हैं जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित मैदान है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ये नदियाँ कहाँ से निकल रही हैं? यहाँ पर उत्तराखंड में है हमारा, यमुनोत्री से हमारी यमुना नदी निकल रही है और गंगोत्री से हमारे क्या निकल रही है? गोमुख से गंगा नदी निकल रही है। तो पर्वत से निकलकर ये हिमालय के गिरिपथ एवं गिरिपथ क्षेत्रों से आकर यहाँ पर रामगंगा वगैरह इधर देहरादून की साइड निकलती है। फुट हिल्स, जिन्हें हम माउंटेन्स का फुट हिल्स कहते हैं, यहाँ पर आकर भावर वगैरह क्षेत्र का निर्माण करती हैं। भावर है, तराई है। और फिर ये हरिद्वार से आकर मैदानी भाग में किसी अन्य जल राशि से मिलती है। तो मैंने आपको बताया था जब कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है तो वहाँ पर उसका क्या होता है? माउथ होता है। तो ये यहाँ पर क्या है? गंगा का माउथ है, मोहाना है। तो जब ये नदी पहाड़ी भाग से होते हुए, मैदानी भाग से होते हुए बहुत सारे अपसादों को अपने साथ लेकर आ रही है, सेडिमेंट्स लेके आ रही है और कहाँ इकट्ठा कर रही है? माउथ ऑफ गंगा, मुहाने पर। नदी अपने मुहाने पर क्या कर रही है? अपसादों को इकट्ठा कर रही है। कौन सी स्थलाकृति का निर्माण हो रहा है? उसे हम क्या कह रहे हैं? डेल्टा कह रहे हैं।
तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदियां मिलकर बना रही है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का निर्माण कर रही हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? सुंदरबन डेल्टा। अब इस बेसिन की मुख्य विशेषता ये भी है कि इसमें जब क्या बोलते हैं, जब चाप मैदानी क्षेत्र में आती है तो क्या करती है? मेंढर करती है, विसर्प इस तरह से जाएगी। तो क्या होता है, यहाँ पर हमने ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ाया था, पहले हम आपको ऑक्सबो लेक के बारे में पढ़ाए हैं। तो चाप झील पाई जाती हैं मैदानी क्षेत्रों में। और यहाँ की जो जलवायु है, मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु है हमारे यहाँ पर? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मानसून कौन से महीने के अंतराल में रहता है? तो आप देखेंगे कि हमारा जो मानसून है वो मध्य जून में, जून से लेकर सितंबर के बीच वर्षा होती है हमारे उत्तर भारत में या भारत देश में। तो हम देखेंगे कि जो मानसून है वो जून से सितंबर के बीच में वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी रहती है और शीत ऋतु में क्या होती है? ठंड पड़ती है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र है पूरा। यहाँ पर आपने देख लिया, गंगा की सहायक नदियों को देख लिया और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों को आपको कमेंट सेक्शन में कर बताना है। अब हम आगे देखते हैं कि जो ये बेसिन क्षेत्र होता है हमारा, ये हमारा जो गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन क्षेत्र है, बेसिन क्षेत्र में क्या होता है? विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति देखने को मिलती है आपको। और जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख क्या होती है? भूमिका होती है। जैसे क्या है, अब आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर क्या है, माउंटेन से क्या हो रहा है? नदियां निकल रही हैं। तो यहाँ पर क्या है? माउंटेन सिस्टम है। तो माउंटेन सिस्टम में होता क्या है कि यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं वो प्रतिकूल होती हैं यहाँ पर रहने के लिए। यहाँ पर पानी खेती करने के लिए क्या होता है? बहुत टफ सिचुएशंस होती हैं। तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो काफ़ी विरल जनसंख्या, यहाँ पर कम जनसंख्या पाई जाती है। लेकिन अब मानव प्रवास के लिए सबसे उपयुक्त जगह कौन सी होती है? मैदानी क्षेत्र होता है। तो जब आप देखेंगे कि मैदानी क्षेत्र में जब भी देखेंगे सघन माध्यम में बहुत ज़्यादा जनसंख्या घनत्व होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पाए जाते हैं, मिलते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर कम लोग पाए जाते हैं। लेकिन जो मानव प्रवास के लिए जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या आपको मिलेगी और वहाँ का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक होता है। अब ये जनसंख्या घनत्व होता क्या है? जैसे कि हम ले रहे हैं कि ये क्या है, हमारा 1 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है और 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसको हम क्या कह रहे हैं? जनसंख्या घनत्व कह रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ की जो मृदा होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है कृषि के लिए। तो जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए क्या होती है? प्लेन लैंड मिल जाएगा, समतल भूमि मिल जाती है, तो उस वहाँ पर हम क्या करते हैं? कृषि करते हैं। ओके, तो वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय होता है वो क्या, कौन सा होता है? कृषि होता है। अब देखेंगे हम कि यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो कौन सी है? धान है। ये किसान क्या कर रहा है? ये धान की फसलों को बो रहा है। ये धान की फसल कब बोई जाती है फ्रेंड्स? आप ये सब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। हम देखते हैं कि धान की खेती के लिए क्या होता है? जल की, पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। तो उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होगी, जहाँ पर रेनफॉल, एवरेज रेनफॉल 100 मिलीमीटर सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। ठीक है, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। अब इस स्लाइड में हम देखेंगे, हमने ये सब आपको बता दिया है, समझा दिया है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, पर्वत, हिमालय के गिरिपथ एवं सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन का प्रमुख विशेषता है। हमने सुंदरबन डेल्टा के बारे में पढ़ाया और हिमालय के फुटहिल्स के बारे में भी आपको बता दिया है। मैदानी क्षेत्रों में चाप झीलों पाई जाती है, ये भी हमको बताया कि जब मैदानी क्षेत्र में नदी आती है तो धीमी गति से क्या होती है? मुड़ जाती है, विसर्प आकार ले लेती है। तो इसमें क्या होता है, जब ये नदी यहाँ पर इतना ज़्यादा विसर्प करती है, इस प्रकार से करती है, तो यहाँ पर ये कट जाती है, तो फिर ये नदी यहाँ पर एकदम मिल जाती है। तो ये जो नदी का हिस्सा है ये अलग हो जाता है। तो इसे हम क्या कह रहे हैं? ऑक्सबो लेक कह रहे हैं। तो जहाँ की जलवायु मुख्यतः कैसी है? यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी जलवायु है और जून से सितंबर तक यहाँ पर वर्षा होती है और जनसंख्या घनत्व बहुत ही अधिक होता है। क्लियर? द पॉपुलेशन डेंसिटी इज वेरी हाई। और हमने जनसंख्या घनत्व के बारे में भी आपको समझा दिया है। प्रमुख, यहाँ का जो प्रमुख व्यवसाय है वो कौन सा है? कृषि है। द प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर। और धान यहाँ की प्रमुख फसल है, ये भी हमने आपको बता दिया है। गन्ना है तथा जूट है, ये यहाँ की कैसी है? कैश क्रॉप्स हैं। कैश क्रॉप्स लाइक शुगरकेन एंड जूट आर आल्सो ग्रोन, यहाँ पर उगाई जाती हैं। गन्ना तथा जूट जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर क्या करती हैं? उगाई जाती हैं। तो कुछ क्षेत्रों में आपने सिल्क का भी उत्पादन होते हुए देखा होगा और कुछ क्षेत्रों में सिल्क का उत्पादन किया जाता है। अब आप देखेंगे कि बिहार एवं असम के कुछ जो क्षेत्र हैं वहां पर क्या है? सिल्क के कीड़ों का क्या करते हैं? हम संवर्धन करते हैं और सिल्क का उत्पादन किया जाता है।
अब आपने असम में टी गार्डन के बारे में भी पढ़ा होगा, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर हम सॉइल इरोजन को रोकने के लिए, ये हमारा माउंटेन्स है, तो हम टेरेस एग्रीकल्चर करते हैं यहाँ पर, कृषि। तो वेदिकाएं बनाते हैं हम यहाँ पर, ये टेरेस बना दिया ताकि क्या होता है, मृदा अपरदन कम होता है वहां पर। तो जो मंद ढलान वाले, जैसे ये स्लोप क्या है, मंद है, मंद ढलान वाले क्षेत्रों में हम क्या करते हैं, पर्वतों या पहाड़ियों पर क्या कर रहे हैं, वेदिकाएं बनाते हैं, टेरेस बनाते हैं, ताकि क्या हो रहा है, मृदा का सॉइल इरोजन होने से मृदा अपरदन कम होता है वहां पर। ओके, और वहां पर किस प्रकार की खेती कर रहे हैं हम, चाय बागान। ये देखिए, ये असम में महिला क्या कर रही है, पत्तियां तोड़ रही है, और इन्हीं पत्तियों से क्या बन रहा है, टी बनती है। ये सब कहाँ की पहाड़ियां हैं, असम की। पहाड़ भी पाए जाते हैं, प्लेन्स भी पाए जाते हैं, और क्या है, डेल्टा वगैरह भी इस क्षेत्र में यहाँ की विशेषताएं हैं। तो भू आकृतिक विभिन्नताओं के कारण यहाँ की वनस्पति में भी विभिन्नताएं पाई जाती हैं। यहाँ जो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदानों में कौन कौन से वृक्ष पाए जाएंगे, सागवान है, सागवान पाया जाता है, पीपल वन है। ये किस प्रकार के हैं, ये उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन है। और पर्णपाती वन क्या होते हैं, ये वर्षभर, सदाबहार वन कैसे होते हैं, वो वर्षभर हरे भरे रहते हैं, लेकिन ये वर्षभर हरे भरे नहीं होते हैं, एक समय पर आकर ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और आप उत्तराखंड तथा सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीन ढाल वाले भागों में किस तरह के वृक्ष देखेंगे, पहाड़ी, ये हमारा माउंटेन सिस्टम है, यहाँ पर आपको चेड़, देवदार जैसे शंकुधारी वृक्ष आपको देखने को मिलते हैं। अब इनका शेप शंकुधारी क्यों होता है, अब आप देखेंगे यहाँ पर बर्फबारी होती है, तो बर्फबारी के कारण जब बर्फ गिरेगी तो ये टूट जाएंगे, तो इसी कारण इनका स्लोप कैसा होता है, शंकुआकार होता है। और ये हमारे जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, यहाँ पर विविध प्रकार के वन्य जीव भी पाए जाते हैं। और इनमें कौन कौन से, जैसे हाथी है, टाइगर है, हिरन है, डियर है, बंदर है, और सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की प्रमुख जो ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन की प्रमुख विशेषता है वो क्या है, एक सींग वाला गैंडा यहाँ पर पाया जाता है। ये आपको ब्रह्मपुत्र के मैदान में देखने को मिलेगा, एक सींग वाला गैंडा। और डेल्टाई क्षेत्र में आपको बंगाल टाइगर, मगरमच्छ एवं घड़ियाल पाए जाते हैं हमारे। ये हमारा क्या है, ये यहाँ पर बंगाल टाइगर है, तो ये हमारे सुंदरबन डेल्टा के क्षेत्र में आपको बंगाल टाइगर मिल जाता है। और जो हमारी बंगाल की खाड़ी है, ये क्या है, हमारी बे ऑफ बंगाल, और ये क्या है, गंगा का मुहाना है। तो यहाँ पर आपको नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव आपको देखने को मिल जाते हैं। और इसमें भी जो काफ़ी स्पीसीज हैं, जैसे रोहू है, कतला है, हिल्सा है, ये मछलियाँ सबसे लोकप्रिय प्रजाति की हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार भी होता है। ओके, आपने देखा होगा कि गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े बड़े शहर भी हैं। ये हमारा क्या है, कानपुर है, लखनऊ है, उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है, लखनऊ कैपिटल है। और इलाहाबाद, जो अब इसका नाम हो गया है प्रयागराज। तो प्रयागराज, इलाहाबाद क्यों पहले फेमस था, प्रयागराज हमारा जो स्टेट है, सॉरी सिटी है, वो क्यों फेमस था, यहाँ पर गंगा नदी और यमुना नदी का संगम है। ओके, और यहाँ का पर इस साल कुंभ का मेला भी लगने जा रहा है, जो कि जनवरी में लगेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये बनारस है हमारा, और ये हमारा विश्व का सबसे प्राचीन शहर भी है, और हमारे भारत देश का सबसे प्राचीन शहर भी है यहाँ पर बनारस। ओके, पटना है, कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित मिलते हैं आपको। ये हमारा पटना है, और ये हमारा क्या है, कोलकाता है। ओके, अब आप देखेंगे कि टूरिज्म की दृष्टि से इस बेसिन की एक बहुत महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, जैसे उनमें क्या कहता है, आगरा में आपको ताजमहल देखने को मिलेगा। इलाहाबाद में अभी आपको बताया था मैंने, इलाहाबाद में ये यहाँ पर गंगा और यमुना नदी का संगम देखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पर इस साल कुंभ मेला भी लगने जा रहा है 2025 में, जनवरी में। तो आप सब अपने परिवार के संग यहाँ पर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर महाकुंभ लगने जा रहा है, सॉरी महाकुंभ। फिर उत्तर प्रदेश में एवं बिहार में आपको क्या, बिहार में आपको बौद्ध स्तूप देखने को मिलेंगे यहाँ पर बुद्ध के। टूरिस्ट की दृष्टि से लखनऊ में आपको इमामबाड़ा मिलेगा। लखनऊ ये हमारा जो हमारी यूपी का कैपिटल है, और यहाँ पर इमामबाड़ा, भूल भुलैया
बहुत से टूरिज्म प्लेस आपको देखने को मिलेंगे। असम में आपको काजीरंगा एवं मानस क्या मिलेगी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मिलेगी, नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे आपको असम में। टूरिज्म की दृष्टि से ये बेसिन भी, ये जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है, बहुत ही रिच है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारे चैनल को, वाई अकेडमी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। और ये ज्योग्राफी की जो क्लास इतनी लेट हो गई, 20 दिनों से हम आपको क्लास ले नहीं पाए थे। मुझे ये दिवाली के बाद से ही हमने क्लास कंटिन्यू नहीं रख पाई है, इसका हमें बहुत खेद है। ये बहुत लंबा अंतराल में ये गैप हुआ है। इस गैप में हम थोड़ा दिल्ली जाना हुआ था, तो वहाँ पर काफ़ी पॉल्यूशन था। पॉल्यूशन के कारण मैं थोड़ा बीमार हो गया था, और बीमार होने के कारण मैंने अपने लेक्चर कंटिन्यू नहीं रख पाया। आने वाले समय में हम लेक्चर कंटिन्यू रेगुलर रखेंगे, और आप इस वीडियोज़ में बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए। आज ही चैनल पर 1K सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं, तो आप लोगों का प्यार हमें बहुत मिल रहा है। आप अपना प्यार हम पे बनाए रखिए, हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में। ओके गाइस, थैंक यू गाइस।